शुभ प्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम बस की यात्रा पृष्ठ संख्या 15 से आरंभ करेंगे। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। बस की जो अवस्था है उसको देखकर लेखक के मन में तरह तरह के प्रश्न आ रहे हैं। बस 15-20 मील की गति से धीरे धीरे चल रही है और लेखक को उसके किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं रह गया। उसे लगता कि इसका ब्रेक फेल हो सकता है, इसकी स्टीयरिंग टूट सकती है। खिड़की से प्रकृति का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं जिन पर पक्षी भी बैठे हैं। लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। वो इसलिए क्योंकि उसे डर लगता कि कहीं बस पेड़ से टकरा न जाए। जब एक पेड़ निकल जाता तो वह दूसरे पेड़ का इंतजार करने लगता। उसे अगर झील दिखती तो ऐसा लगता कि बस जाकर झील में गिर जाएगी और उसमें गोता लगाएगी, अर्थात तैरना शुरू कर देगी। लेखक के मन में इस तरह के तरह तरह विचार आ रहे थे। अगला अनुच्छेद। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। छीड़ चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता है जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणन हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। लेखक जब तरह तरह के बात सोच रहा था तभी अचानक से बस रुक जाती है। ड्राइवर जो है वह हर एक तरह की तरकीब या उपाय कर देख लेता है और बस नहीं चलती है। ऐसा लगता है जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया, अर्थात विरोध करना शुरू हो गया है। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस तो एकदम फर्स्ट क्लास की है, यह तो महज इत्तेफाक है, संयोग है कि बस बंद हो गई है। चांदनी रात है और बस एक पेड़ के नीचे बहुत ही दयनीय लग रही है, अर्थात उसको देखकर उसके ऊपर बहुत दया आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बूढ़ा या बूढ़ी थक कर बैठ गई हो। लेखक और उसके मित्रों को ग्लानि हो रही थी। ग्लानि का अर्थ है पश्चाताप, कि हम सब इस बेचारी के ऊपर लटका रहे थे जो बहुत ही बूढ़ी है। इसको सजा कर रखना चाहिए था और हम इस पर लटका आ रहे थे। लेखक ये भी सोच रहा है कि अगर इस बस का प्राणात अर्थात प्राण निकल गया यहाँ पर तो इस बियाबान या अर्थात इस सुनसान जंगल में हमें ही इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। लेखक के मन में इस तरह तरह के विचार आ रहे थे। अगला अनुच्छेद। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। यहाँ लेखक यह कह रहा है कि जो बस के हिस्सेदार है उन्होंने इंजन को खोला और उसको थोड़ा ठीक किया, जिसके वजह से बस फिर से चालू हो गई और वह आगे की तरफ बढ़ने लगी। किंतु उसकी जो चाल थी, उसकी जो गति थी, वह पहले से और भी कम हो गई थी। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बूढ़े की रोशनी बुढ़ापे में जाने लगती है, ठीक वैसे ही इस बस की भी रोशनी अर्थात जो हेडलाइट है वो भी बंद होने लगा। अब वह चांदनी रात में
रास्ता टटोल कर, अर्थात अंदाजा पर बस चल रही है। अगर कोई आगे से या पीछे से गाड़ी आती तो बस एकदम किनारे पर खड़ी हो जाती और कहती है कि भाई तुम निकल जाओ या बेटी तुम निकल जाओ, मेरी वह उम्र नहीं रही, अर्थात मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, उसकी जो रोशनी है, उसका जो लाइट है वो ख़राब हो गया है, और कह रही कि तुम निकल जाओ, तुम पहले निकल जाओ, मैं बाद में भी निकल सकती हूँ। एक पुलिया के ऊपर पहुँचते ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उनका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। यहाँ लेखक कह रहा है कि बस चलते चलते जब एक पुल पर पहुँचती है तो उसका टायर पंचर हो जाता है, फिस करके बैठ जाता है और ज़ोर से हिल जाती है बस। लेखक ये भी कह रहा है कि अगर बस थोड़ी तेज होती तो शायद नाले में गिर जाती। और पहली बार लेखक को उस कंपनी के हिस्सेदार के प्रति श्रद्धा भाव जागृत हो जाता है, अर्थात पहली बार उसके प्रति श्रद्धा उसके मन में उमड़ जाता है। लेखक कह रहा है कि कंपनी के हिस्सेदार को पता है कि किसी भी वक्त यह बस दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। वो जानते हैं कि टायर की हालत बहुत ख़राब है, फिर भी अपनी जान हथेली पर लेकर इस बस से वह सफ़र कर रहे हैं। लेखक यह भी कह रहा है कि ऐसे लोगों को तो आंदोलन का, क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। वे यहाँ पर समय बेकार में नष्ट कर रहे हैं अपना। लेखक आगे कहता है कि अगर बस नाले में गिर जाती और हम सब मारे जाते तो देवता अपनी बाहें खोलकर हमारा स्वागत करते और वे कहते कि देखो वो महान आदमी, अर्थात यहाँ पे महान आदमी कंपनी के हिस्सेदार को कह रहे हैं कि वो महान आदमी जिसने अपने प्राण दे दिए, जान गंवा दिए, लेकिन टायर नहीं बदला। आखिरी अनुच्छेद। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता है ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधा तो उस लोक का प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गई। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। यह अनुच्छेद इस पाठ का आखिरी अनुच्छेद है और कह रहा है यहाँ पर लेखक कि कंपनी की जो हिस्सेदार है उसने दूसरा घिसा पीटा टायर अर्थात पुराना टायर लगा दिया और बस फिर से चलने लगी। अब लेखक और उसके मित्र वक्त पर यानी समय पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, वह कभी पन्ना पहुंचेंगे इसकी भी उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना ही नहीं, वह कहीं भी पहुंचेंगे इसकी भी उम्मीद छोड़ दी थी। लेखक और उसके मित्रों को लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि हम अब पूरी ज़िंदगी इसी बस में गुजार देंगे और हम यहाँ से सीधा उस लोक को प्रस्थान करेंगे। कहने का अर्थ यही है कि लेखक और उसके मित्र यही सोच रहे हैं कि पूरी ज़िंदगी इसी बस में हम गुजार देंगे और कभी कहीं भी पहुंच नहीं पाएंगे। यहाँ से हम सीधा उस लोक को अर्थात मृत्यु लोक को हम पहुंच जाएंगे और ऐसा लग रहा है कि इस पृथ्वी पर हमारी कोई मंजिल ही नहीं बची। तो लेखक और इसके मित्रों की जो बेताबी थी घर पहुंचने की वो अब खत्म हो गई। वे लोग बड़े ही इत्मीनान से, बहुत ही शांति से अब बैठ गए हैं। अब उनकी जो चिंता है पहुंचने की वह ख़त्म हो गया और वो लोग यही करें कि अरे ये बस तो ऐसे ही चलेगी, अब ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा जब तक इस बस में है। यह करते करते वे लोग हंसी मजाक चालू कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा का समापन होता है। मैं आशा करता हूँ कि सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी को दुविधा होगा तो मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकता है।
धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।